नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। काफ़ी दिनों के बाद मैं पुनः अपने YouTube चैनल पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं काफ़ी व्यस्त था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं और वह टॉपिक का नाम है क्लासरूम मैनेजमेंट। अक्सर हम लोग के साथ समस्याएँ होती हैं, जब कभी भी हम क्लास में जाते हैं तो विद्यार्थी क्लास के अंदर होता है और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें व्यवधान होता है। तो काफ़ी चिंतन मंथन के स्वरूप हमने इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि आखिर हम क्या करें क्लास के अंदर कि बच्चे को हम बेहतर ढंग से जो है सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत अपने वर्क को अंजाम दें और अधिक से अधिक आउटकम्स हमको प्राप्त हो सके। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक सिंबल दिया है, यह टीचर है और यह टीचर का सिंबल है। और इधर जो है सो टीचर के आप चेहरा देख सकते हैं, वो स्माइलिंग मूड में है। और इधर जो है सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये स्टूडेंट्स हैं। और इसका मतलब कि सबसे पहली बात जो होती है जब टीचर क्लास में इन करते हैं तो सबसे पहले उसका जो पर्सनैलिटी होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा इफेक्टिव पर्सनैलिटी। इफेक्टिव पर्सनैलिटी का मतलब ये हो गया कि जैसे कि उसका जो सबसे पहले उसका जो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए वो बेहतरीन होना चाहिए। बिल्कुल कपड़े साफ सुथरा होना चाहिए, आयरन किया हुआ होना चाहिए, जूता टाई जहाँ जिस स्कूल का जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार जो है सो मतलब कि बिल्कुल ही वेल मेंटेन ड्रेस में क्लास के अंदर इन करना चाहिए। कलम विद्यार्थी ऐसा न कि शिक्षक के पास होना चाहिए, न कि विद्यार्थी से मांगना पड़े। एक छोटी सी डायरी होना चाहिए। तो जो प्राइमरी इक्विपमेंट होती है एक टीचर का, वो टीचर अपने साथ लेकर के क्लास में जाएं। और उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी जब देखे तो विद्यार्थी सबसे पहले शिक्षक को देखता है। शिक्षक क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे ये बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले शिक्षक को विद्यार्थी देखता है। उसकी आंखें शिक्षक की हर एक्टिविटीज़ को नोटिस करती है। वह उन्होंने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उनका चलने का तरीका क्या है उनका। तो ये जो सबसे पहला जो ड्रेसिंग सेंस है इफेक्टिव होना चाहिए ताकि विद्यार्थी आपसे प्रभावित हो सके। तो पहला है इफेक्टिव पर्सनैलिटी। दूसरा है रीअरेंज क्लासरूम। जैसे ही क्लास में इन किए हम लोग करते हैं तो बच्चे खड़ा हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये नोटिस करने की जरूरत है कि हो सकता है कुछ बच्चा खड़ा नहीं हुआ, कुछ बच्चा मतलब कि यदि खड़ा हो रहा है तो लेट से हो रहा है। तो ऐसे बच्चे को नोटिस करना चाहिए और उसको एक नए ढंग से नए तरीके से उसको इसका कारण जानने का प्रयास करना चाहिए। यदि देखना चाहिए यदि बेंच यदि दाएं बाएं यदि मुड़ा हुआ है तो उसको ठीक ठाक करना चाहिए। तो रीअरेंज द क्लास के अंतर्गत ये सारी बातों पर ध्यान रखनी चाहिए। यदि कोई खिड़की बंद है तो उसको खोल देना, उसको खुलवा देना चाहिए। यदि कोई केवाड़ी जो है सो आधा खुला हुआ है तो इस सब जो है सो इस सब पर विशेष ध्यान देने से जो है सो विद्यार्थी समझ जाता है कि शिक्षक जो है सो काफ़ी कॉन्शियस है और विद्यार्थी भी कॉन्शियस हो जाता है। बहुत बार देखा जाता है कि बच्चे जो है सो सही ढंग से बैठे हुए नहीं है। तो बिल्कुल विद्यार्थी को क्लास के रूम के अंदर बिल्कुल सीट इरेक्ट होना चाहिए, तन करके बैठना चाहिए। तो इन सारी बातों पर भी बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि हम ऐसा करते हैं तो विद्यार्थी काफ़ी कॉन्शियस हो जाता है और उसका जो मन इधर उधर भटक रहा होता है वह क्लास में आ जाता है, क्लासरूम में आ जाता है और वह शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाई गई बात होती है उसको कंसंट्रेट होकर सुनने का प्रयास करता है। तो 2 नंबर में रीअरेंज द क्लास हो गया। और 3 नंबर में मैंने लिखा है कमांड ओवर टॉपिक। आप जिस चीज़ को पढ़ाने के लिए क्लास के अंदर जा रहे हैं उस पर, उस विषय वस्तु पर पूरा कमांड होना चाहिए। यदि आपके अंदर यदि उस विषय वस्तु पर कमांड नहीं है तो आप सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। यदि आप में एक्सप्रेसिंग एबिलिटी नहीं है तो ऐसी स्थिति में बच्चे आप भाप लेते हैं कि इस टीचर में क्वालिटी नहीं है, तो निश्चित रूप से वो शोर करेंगे, आपको परेशान करेंगे। और जब आप ही बच्चे को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इस किसी बात को तो वह बच्चा कैसे सीख सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को हम अच्छे ढंग से समझा नहीं पा रहे हैं इसका मतलब हम उस चीज़ को अच्छे ढंग से नहीं समझते हैं। तो निश्चित रूप से जिस विषय वस्तु को लेकर के आप क्लास के अंदर जाते हैं उस पर बिल्कुल आप होमवर्क करके आए हुए होना चाहिए, बिल्कुल उस पर आपका कमांड होना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि क्लास को बेहतर ढंग से मैनेजमेंट करना चाहते हैं, कमांड करना चाहते हैं तो उस टॉपिक पर जरूर कमांड करना चाहिए जिस टॉपिक को लेकर के आप अंदर क्लास में जा रहे हैं। 4 नंबर में है कमांड स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स को कमांड करने की बात है, क्योंकि पहले ही मतलब क्लासरूम अरेंजमेंट में ही हम लोग बहुत हद तक विद्यार्थी को देख लेते हैं। लेकिन कमांड स्टूडेंट्स के अंतर्गत जैसे कि आपकी वॉइस लाउड होनी चाहिए ताकि लास्ट तक बच्चा जो पीछे बैठा हुआ है वह उसको बढ़िया से सुन सके। फिर आई कांटेक्ट प्रत्येक बच्चे, चूंकि आप जो भी पढ़ाने वाले हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं वो किसी खास पर्टिकुलर विद्यार्थी को नहीं बता रहे हैं, वो पूरे क्लास को बता रहे हैं। तो पूरे क्लास की नजरें आपकी तरफ होनी चाहिए और आपकी नजरें पूरे क्लास के विद्यार्थियों पे होनी चाहिए। तो आई कांटेक्ट यदि सभी विद्यार्थी से होगा, यदि कोई विद्यार्थी सोने की स्थिति में है, सो रहा है
ये झपकी ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को नोटिस करके उसको क्लास से बाहर जाने के लिए, क्लास को चेहरे को धो करके फिर से आने के लिए या कुछ देर के लिए खड़ा कर देने के लिए, तो इस तरह से जो है सो कुछ छोटी छोटी युक्तियों के द्वारा जो है सो उस बच्चे को भी जो है सो क्लास के द्वारा किए गए क्रियाकलाप में निश्चित रूप से वो भाग लेगा और इससे जो है सो आपका जिस उद्देश्य से आप क्लास में इन किए हैं वो उसकी पूर्ति होगी। फिर मैंने यहाँ लिखा है डोंट डिस्टिंग्विश स्टूडेंट्स, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स आपके नज़र में समान होना चाहिए, चाहे कोई बहुत ओवर ब्रिलियंट लड़का है या कोई एवरेज है या कोई डल है, तो सारे विद्यार्थियों के अंदर जो है सो आपको समान भाव से उसको ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बच्चा कुछ कमज़ोर है तो उसको सिर्फ हमेशा बेइज्जती ही हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। यदि उस कमज़ोर बच्चे में भी जरा सा भी कोई पॉजिटिविटी है तो उसको निश्चित रूप से उसका बड़ाई होनी चाहिए। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है प्रेज स्टूडेंट्स, जहाँ कहीं भी जरूरत हो, बच्चे को कोई अच्छा काम किया तो उसको जरूर प्रेज करना चाहिए, उसकी शाबाशी देनी चाहिए, ताकि उसके अंदर जो है सो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और वह ध्यानपूर्वक आपको सुने, आपकी बात को समझे, आपका सम्मान करे। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है टीचिंग एड्स, जिस विषय वस्तु को आप पढ़ा रहे हैं, जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, जिस टॉपिक को लेकर के आप क्लास के अंदर गए हैं, उससे संबंधित यदि कोई टीचिंग एड्स है तो उस टीचिंग एड्स को कुछ सामग्री के द्वारा चूंकि किसी विषय वस्तु को यदि उस चीज़ को उस टीचिंग एड्स के द्वारा वो उस मॉडल को देखता है तो उसको बेहतर ढंग से समझ पाता है। तो यदि टीचिंग एड्स के द्वारा यदि क्लास के अंदर जाता है तो बच्चे के अंदर एक उत्सुकता होती है और निश्चित रूप से बच्चा जो है सो ईमानदारी पूर्वक आपके काम में सहयोग करेगा और वह जो आप जो टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग के फलस्वरूप लर्निंग प्रोसेस बेहतरीन ढंग से होगा और आउटकम्स बेहतर ढंग से हमारे पास हमें मिल सकती है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक्टिविटी बेस्ड वर्क, क्योंकि विद्यार्थी जो है सो सिर्फ आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, इसमें वो कुछ समय के बाद बोर हो सकता है, इसलिए उसको कुछ एक्टिविटी बेस्ड वर्क करवाइए, जैसे कि उसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछना। और एक और बात की क्वेश्चन यदि पूछिए बच्चे को तो प्रयास कीजिए उसके नेम से पूछिए, उसके नाम से यदि आप प्रश्न पूछते हैं तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है कि शिक्षक हमको जान रहे हैं, शिक्षक हमको नोटिस कर रहे हैं, हमारे एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, तो वह जो है सो निश्चित रूप से यदि शरारती बच्चा भी है तो वह कंसंट्रेट होकर आपकी बात को सुनता है। फिर समय समय पर कॉल एट द बोर्ड पर भी उसको बुला सकते हैं किसी हैं, जिससे कि उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है, बदल के विद्यार्थी आता है और वर्क करता है। या जो बच्चे में देख रहे हैं कि थोड़ा सा क्लास इंटरेस्ट नहीं रहे तो उसको बुला करके बोर्ड पे कुछ वर्क करवा सकते हैं। फिर है CW क्लास वर्क उसको कुछ दे सकते हैं और जगह और टाइम टू टाइम उसको चेक करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर उसको प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, फिर होमवर्क दे सकते हैं। तो इन सारे क्रियाकलाप से, इन सारी एक्टिविटीज से बच्चा जो है सो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है और इसका रिजल्ट मिलता है, आउटकम्स मिलता है और उससे जो है सो हमारे टीचिंग के बाद लर्निंग निश्चित रूप से मिलती है, उससे आउटकम्स हमें अवश्य मिलता है। एक बात जो रह गई थी रीअरेंजमेंट द क्लास के अंतर्गत, यह जो क्या होता है कि बच्चे में कुछ ऐसा देखा जाता है, कुछ खास बच्चे किसी खास बच्चे के साथ ही हमेशा बैठने का प्रयास करता है। तो यह प्रयास करना चाहिए कि जो बच्चे किसी खास बच्चे के साथ बैठता है तो वह गपशप करता है, उससे उसकी नज़दीकी होती है, ज़्यादा दोस्ती होती है। तो प्रयास करना चाहिए ऐसे बच्चे को एक जगह ना बिठाया जाए। साथ साथ बच्चे को रीअरेंजमेंट द क्लास होना चाहिए, मतलब क्लास में सीटिंग प्लान जो है सो चेंज होना चाहिए। डेली नहीं संभव हो तो कम से कम सप्ताह में 2 दिन या 1 दिन तो अवश्य चेंज होना चाहिए, ताकि जो पीछे का जो बच्चा जो बराबर बैक बेंचर्स होते हैं वह भी आगे बैठने का मौका मिले और आगे वाला जो है सो फिर अलग सीट पर बैठे। तो यह सारी कुछ प्रक्रिया है, जिस प्रक्रियाओं को यदि हम करते हैं तो हमारा क्लासरूम जो है सो बिल्कुल व्यवस्थित होता है और बिल्कुल मैनेजमेंट होता है और हर बच्चा, जो बच्चा कमज़ोर है वह भी और जो बच्चा तेज है वह भी, और सबको लाभ मिल सकता है। और जो शरारती बच्चा है वह भी क्लास के एक्टिविटी में भाग लेता है और उसे भी निश्चित रूप से फायदा होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।